बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, DTN से डेली न्यूज़ शॉट के साथ मैं हूं मुनीर अहमद। हमें ज्वाइन किया है सीनियर सहाफ़ी फौज़ शाह साहबा ने इस्लामाबाद से, और इस्लामाबाद से सीनियर सहाफ़ी सियाज शमशी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। और आज का जो न्यूज़ मेन्यू है वो कोरोना वायरस जो है वो बहुत तेज़ी से फैल रहा है, इसके ऊपर बात करेंगे। आज वफाकी वज़ीर फेडरल एजुकेशन जो हैं उन्होंने ये अनाउंस किया है कि तमाम तालीमी इदारे, यूनिवर्सिटीज़ वगैरह जो हैं वो 26 नवंबर से बंद कर दी जाएंगी 10 जनवरी तक। और ये एक बहुत लंबी तातील होगी, लेकिन ऑनलाइन क्लासेस जो हैं वो उनकी जारी रहेंगी, और हस्ब मामूल जो उनके इम्तहानात हैं वो भी अपने वक्त के ऊपर होंगे, जिस तरह से ऑनलाइन हो सकते हैं, या उनकी ग्रेडिंग वगैरह जो वो उसका एक अलग से एक इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे कि सऊदी अरब और तुर्की के दरमियान जो है वो मोहब्बत का ताल्लुक जो है वो बढ़ता जा रहा है, इसकी क्या वजूहात हैं, और इसका इम्पैक्ट जो है वो इस रीजन के ऊपर क्या होगा, इसके ऊपर बात करेंगे। फिर पहले तो रूस के सदर पुतिन ने बाइडेन के हवाले से बड़ा एक फरागदिली का मुजाहरा करते हुए इसके ऊपर उन्होंने उनको मुबारकबाद दी थी। अब उन्होंने आके कहा है कि बाइडेन जो है वो उसके मतलब वो इस मतलब उसको जितवाया गया है, या उसके बारे में एक मुखालफाना बयान जो है वो दिया गया है। ये भी जानेंगे कि पहले मुबारकबाद देना और बाद में जो है इसके हवाले से मुतजाद राय रखना, और इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। बहुत शुक्रिया फौजी शाहिद साहबा, आपने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया सियाज शमशी साहब, आपने भी हमें ज्वाइन किया। और थोड़ी देर में हमें अनवर इकबाल साहब जो हैं वाशिंगटन से, वो भी हमें ज्वाइन करेंगे। फौजी शाहिद साहब, आपका जो अपना माइक जरा ऑन करें और अनम्यूट करें, और इसके ऊपर हम बात करते हैं। इतनी अपीलें करने के बावजूद सारे मीडिया मोबिलाइज किया हुआ है। एनसीओसी जो है पहले उसने उसके जो फैसले हैं वो सामने आए, हुकूमत ने इसके ऊपर इस दफ़ा बहुत ज़्यादा मुहतात रवैया इख्तियार किया हुआ है। हमारे जो सेहत के इदारे हैं, डॉक्टर्स जो हैं, वो इसके ऊपर बहुत प्रीच कर रहे हैं, लेकिन कौम है कि वो समझने में नहीं आ रही। स्मार्ट लॉकडाउन हो रहा है, ताजिर उसके खिलाफ बात कर रहे हैं। 26 नवंबर से तमाम तालीमी इदारे और यूनिवर्सिटीज़ एक बार फिर बंद की जा रही हैं। जितने भी तालीमी इदारों के सरबराहान हैं, उनकी इंतज़ामिया की तरफ से और एक बिल्कुल वो इसको मानने को तैयार नहीं हैं, और वो इसके खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं। ये क्या सूरत हाल है? हम किस कश्मकश में मुब्तला हो चुके हुए हैं? बहुत शुक्रिया मुनीर। देखिए, एक तो पता नहीं क्यों हम फैसला करने में ताख़ीर करते जाते हैं। हुँ। कोई भी आपने फैसला करना है, पहले भी जब कोरोना की इब्तिदा हुई, तो आप उसमें देखें कि तज़ब्ज़ब का शिकार रहे कि लॉकडाउन किया जाए, ना किया जाए। सूबे की तरफ से किसी की एक तरफ से पहले सिंध की तरफ से लॉकडाउन किया गया, बाद में विफाक की जानिब से इनकार किया गया, लेकिन पंजाब ने जहाँ मौजूदा जो वफाकी हुकूमत है, इसी की पार्टी की हुकूमत पंजाब में है। पंजाब में फिर लॉकडाउन किया गया, और जिस तरह के भी इकदामात वो किए गए। अब मेरी समझ में नहीं आता कि ये खुद भी कह रहे थे कि दूसरी वेव आने का खदशा है, मौसम की तब्दीली के बाद खदशा है। अच्छा, लेकिन कोई जो पहले इन्होंने क्वारंटीन सेंटर वगैरह बनाए थे, कहीं कोई सेंटर अब मौजूद नहीं है। जो करोड़ों रुपए के जो सेंटर लाहौर में तैयार किए गए, और पता नहीं क्या कुछ उसमें कहा गया, वो अलग बात है कि बाद में वो पता चला कि जो भी था वो सिर्फ एक दिखावा था, और वहाँ कोई चीज़ मौजूद नहीं थी। ये खैर अलग बात है, ये एक मैं इस पे नहीं जा रही। लेकिन बहरहाल जो सेंटर्स बनाए गए, जो इकदामात किए गए, अब जब ये कहा जा रहा था कि उससे ज़्यादा सख्त वेव आने का खतरा है, हुकूमत की जानिब से कोई इकदामात नहीं थे। जब गवर्नमेंट की जानिब से कोई सख्त इकदामात नहीं किए जाते, तो यही तासुर मिलता है अवाम में। जो अवाम तो बड़े कंफर्टेबल रहने की आदी हैं, हमारा अपना एक मिजाज है, इस कौम का मिजाज है। जब आपकी तरफ से कोई ऐसे इकदामात नहीं किए गए, तो अवाम के तासुर यही मिला कि ये भी उसी तरह गुजर जाएगा वक्त, कोई ऐसी बड़ी चीज़ नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि अगर आप संजीदा हों, अपर लेवल पे संजीदा हों, तो थोड़ा-सा उसके असरात
लोअर लेवल पे जाते हैं। ये कहा गया, अभी आप जैसे ज़ाहिर है पहले भी आपने बात की थी, जलसे के हवाले से बात हुई, और मेरा ख़्याल है कि जितना बड़ा इज्तिमा लाहौर में हुआ है एक जनाज़े का, और कहीं एसओपी नहीं था, वो आप उसको इस तरह एनकरेज कर रहे हैं। आप कहें पेशावर में जलसा ना किया जाए, आप फैसलाबाद में जाके जलसा करते हैं, आप कहें ना किया जाए। अभी मैं देख रही थी वो एक इलाका मेरे समझ में नहीं आ रहा, कल ही वहाँ एक पीटीआई का जलसा हुआ है जिसमें पीपल्स पार्टी के कुछ लोग शरीक हुए हैं और वो बहुत बड़ा जलसा किया गया। तो जब आप इकदामात इस तरह संजीदा नहीं करते तो अवाम में मैसेज यही जाता है कि उन्होंने भी इसको इतने ज़्यादा संजीदगी से नहीं लेना। आज बहरहाल तालीमी इदारों के हवाले से जो फैसला किया गया है, उसमें भी आप ये देखें कि बहुत से अलग-अलग तफ़सीलात आ रही, और वहाँ ये जो बहुत अहमियत की बात है कि सूबाई हुकूमतों की जानिब से तालीमी इदारे बंद ना करने पे तो ज़ोर दिया गया। सिंध हुकूमत का भी ये कहना था, एक तो वो इम्तहानात के हवाले से भी सिंध हुकूमत का ये कहना था कि वो अब इस तरह बगैर इम्तहान के बच्चों को प्रमोट नहीं करेंगे दूसरी जमात में। इसके अलावा पंजाब के हवाले से भी कुछ इसी किस्म का तासुर था कि किस तरह उनको आगे किया जाए, या लेकिन वो स्कूल बंद करने के इतने हमायती नहीं रहे जो सूबों के वज़रा आए हैं। दूसरा ये है कि अगर अभी इन्होंने इक़दामात किए हैं, ऑनलाइन का भी किया है, ऑनलाइन पे हम बार-बार बात कर चुके हैं, अभी भी आप जायज़ा लें तो बमुश्किल जो है 25% बच्चों की रसाई हो सकती है ऑनलाइन, और मैं ये बड़े शहरों की बात कर रही हूँ। मैं दूर-दराज़ के इलाके जो हैं उनकी बात ही नहीं कर रही। ये रसाई कितनी है, क्या एक वक़्त आया था, आपको भी शायद याद होगा, 2 साल पहले, 2.5 साल पहले या 3 साल पहले, वो ये कहा गया था कि स्पेशल ज़ोन्स या स्पेशल पार्क बनाए जाएँगे, फ्री इसके नेट के या वाई-फाई वो बनाए जाएँगे, जहाँ फ्री अवेलेबल होगा। और ज़ाहिर है कि पूरे मुल्क की अवेलेबिलिटी के हवाले से ये कोई प्लान किया जा रहा था, और इस पे कुछ जगह पे तो काम शुरू भी हुआ था। मुझे नहीं मालूम कि अब आगे कहाँ गया, क्योंकि उसके हवाले से कोई बात नहीं आई, और ना फ्री वाईफाई के हवाले से कोई ऐसी तजवीज़ ज़ेर गौर है। तो मैं ये समझती हूँ कि ये जो बुनियादी चीज़ें हैं, उनकी तरफ जाए बगैर तालीमी इदारों को बंद करना भी एक बहुत बड़ा मुश्किल होगा। लेकिन आज जो फिगर्स आ रहे हैं, वो तो बहुत हॉरिबल है। आज ये कह रहा था कि जो शुरू में जब हुआ बात, स्कूल बंद नहीं किए थे, 82% जो है इनके पास रिपोर्ट्स आई हैं कि तालीमी इदारों में। और दूसरी जानिब ये है कि इन्होंने ये कहा है कि मदारिस भी बंद होंगे। अब मैं जहाँ रहती हूँ, मेरे घर के बाहर बिल्कुल मदरसा है, 100 के करीब वहाँ बच्चे हैं। कोई सवाल ही नहीं पैदा होता कि वहाँ कोई चेक भी करे। सवाल ही नहीं पैदा होता कि वो कहीं उनको सेव किया जाए, कोई उनके लिए एसओपी का इंतज़ाम किया जाए। कोई जो भी आप कह लें ना, मसाजिद में सिर्फ़ मसाजिद में तुलबा ही वो बच्चे ही नहीं हैं, बल्कि वहाँ सारे ज़ाहिर है इलाके के लोग भी जाते हैं, नमाज़ के लिए जाते हैं। अब कौन कैरियर है, किसी को नहीं पता। अब वो बच्चे मुतासिर हो सकते हैं, बच्चों के लाइफ़ जो है किस तरह वो अफ़ेक्ट हो सकती है, लेकिन उस पे कहीं भी तवज्जो नहीं देंगे। और अगर खुदा ना ख़ास्ता किसी मदरसे की जानिब तवज्जो दी जाएगी, तो मैं वसूख से कहती हूँ कि बहुत बड़ा हंगामा होगा। और यही हालत अगर लाहौर में वो एक जो जनाज़े की बात थी, वहाँ तवज्जो दी जाती, तो बहुत बड़े हंगामे का खतरा था। तो मैं ये समझती हूँ कि आप जब जो भी फैसला करें, अक्रॉस द बोर्ड हो। इसमें बिल्कुल सही, ये नहीं है कि बिल्कुल सही। आप अगर फ़र्ज़ किया कि कोई आपकी सोच के हमायत में है, आपके करीब सोच का है, तो आप इसको इग्नोर कर दें और सोचें कि वहाँ तो कोरोना नहीं होगा, और अगर आपकी मुखालिफ सोच का है, तो वहाँ कोरोना फैलेगा। जब आप हुँ, इस तरह के संजीदा इक़दामात करेंगे, तो आप यकीन करें कि अवाम में भी तासुर आएगा। अभी आज बिल्कुल ये सही। कहा जा रहा है, पंजाब में 6 बजे तक बाज़ार खुलेंगे, 6 बजे के बाद बंद कर दिए जाएँगे। ये भी एक आज कोई फ़ैसला किया गया है। हुँ, तो ये भी एक, पहले भी इन्होंने जब ये किया था, टाइम जो कम किया था, उसका नुकसान ये हुआ था कि जब बाजार खुलते थे तो भीड़ ज्यादा हो जाती थी। अब ये मैं हुँ, नहीं समझ सकी, पता नहीं इसमें कोई बहुत बड़ी कोई टेक्निकल चीज हो या कोई मैं थोड़ा सा इसमें इतना ज्यादा जानती नहीं हूँ, लेकिन ये तो एक सामने बात आती है कि जब आप थोड़ी देर के लिए बाजार खोलेंगे,
تو ज़्यादा लोग रश करेंगे, बिल्कुल सही, और अगर वो बिल्कुल सही, 24 आवर होगा तो उस तरह रश नहीं होगा। बिल्कुल जी। सही। हमें जाना है सियार शमसी साहब की तरफ, उनसे भी जानते हैं कि सियार शमसी साहब ये तो ज़रा हमें बताइए कि लोग अवाम, अच्छा हुकूमत एक तरफ वावेला कर रही है कि कोरोना बढ़ रहा है, ये सारी सूरत हाल है। एक दूसरी तरफ हमें कोई संजीदा इक़दामात भी नज़र नहीं आते और फिर हमें अवाम भी इसमें कोई इसको ज़्यादा सीरियस लेती हुई नज़र नहीं आ रही। और कोरोना फिर एक बार तेजी से फैलना शुरू हो चुका हुआ है। क्या किया जाए? जी, बहुत शुक्रिया मुनीर साहब। दोनों बातें जो आपने की हैं, ये दोनों बिल्कुल इसी तरह हैं। सबसे पहली बात होती है कि हुकूमत की जो मनसूबाबंदी होती है, जो प्लानिंग होती है, वो वाज़िया होनी चाहिए, उसमें कोई तज़ादात नहीं होने चाहिए। और अगर हम इस हवाले से देखें तो पूरा साल हो गया है, जो भी पॉलिसियाँ बनाई गई हैं वो एडहॉकिज़्म की बुनियाद पर बनाई गई, और साल पूरा गुजरने के बावजूद और बेपनाह फंडिंग होने के बावजूद आज तक उसका अमलन जो ज़मीन पर कोई अदारे बनाए गए हैं या क्वारंटाइन सेंटर बनाए गए हैं, मेरे इल्म में तो ऐसी कोई बात नहीं है। अगर आपके इल्म में हो तो उसकी ज़रूर निशानदेही कीजिएगा। और आपको याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट में जब एक बार इसकी समाअत हुई तो वहाँ इस अदारे की तरफ से बताया गया कि एक मरीज पर 25 लाख रुपया खर्च आता है, और वहाँ से उनको जवाब मिला था कि भाई 25 लाख रुपया आप किस चीज़ पर खर्च कर रहे हैं, लेकिन उसका कोई जवाब नहीं आया। तो ये सारी चीज़ें जो है ये चीज़ों को गदला करती हैं। मैं ये नहीं कहता कि हुकूमत जो है वो संजीदा नहीं है, यकीनन हुकूमत संजीदगी से ही ये सारे इजलास भी बुलाती है, वहाँ सब होता है, बातचीत भी होती है, लेकिन अमलन उसकी इम्प्लीमेंटेशन है, वो उस पर अब एक सवालिया निशान है। दूसरी तरफ आवाम की बात जो है, आवाम बिल्कुल जब ऊपर से आपका कोई मंजर क्लियर नहीं होता तो उसके असरात और नीचे तक जाते हैं। और मैं यहाँ चकवाल में हूँ, यहाँ मैंने अभी बाजार में गया हूँ, देखा है कि हजूम है और कोई जो जिसको आप कहते हैं कि एहतियात मास्क या वो कोई चीज़ नज़र नहीं आती। और वो बिल्कुल अवाम में एक अदम दिलचस्पी और एक गैर जिम्मेदाराना कह लें या एक लातलकी का जो असर है वो हमें ज़्यादा नज़र आता है, और ये पूरे मुल्क में ही ऐसी सूरत हाल है। और दूसरी इसको मैं इस तरह सम अप करूँगा, ये जो पीछे जलसे हुए, बड़े बड़े इज्तिमात हुए, चाहे वो पीपल्स पार्टी का था, मुस्लिम लीग नून के थे, पीटीआई हुक्मरान जमात के थे, जमात इस्लामी का कल जलसा था बहुत बड़ा, फिर फैसलाबाद में वज़ीर आज़म का अपना जलसा था, फिर इलेक्शन जो ख़त्म हुए तो फिर एक दूसरी सूरत हाल पैदा हुई कि भाई ये जलसे नहीं होंगे, पाबंदियाँ लगेंगी, पेशावर में फिर जलसा हुआ। तो और दूसरी तरफ खुद हुकूमत की तरफ से जो एक अजीब-ओ-गरीब मंतक पेश की गई कि 300 तक की गैदरिंग की इजाज़त है। जब आप सरकारी सतह पर ये कहते हैं कि 300 की गैदरिंग पे इजाज़त है, वहाँ कोरोना नहीं आएगा, और 301 हो गए तो वहाँ कोरोना आ जाएगा। ये एक बड़ी मज़हक़-ख़ेज़ बात है, और ज़ाहिर है कि इसमें जो डिस्टेंस की बात की गई है, ये तो आप 5-6 आदमी भी इकट्ठे नहीं बैठ सकते, और दुनिया में जो इसकी एक एसओपीज़ बनाए गए हैं, उसमें तो कहीं नहीं है कि 300 के इज्तिमात की इजाज़त दी जाए। अगर ताकि 100 की दी जाए या 50 लोग इकट्ठे हों, तो ये सारी चीज़ें अभी तज़ादात का शिकार हैं, और हम समझते हैं कि इस पर असर नो दोबारा बैठा जाए और इसमें सारे सूबे बैठें, पॉलिटिकल जो लीडरशिप है वो बैठे, हुकूमत इनिशिएटिव ले और इस मामले पर संजीदगी से गौर करते हुए जो भी पॉलिसी बनाए, एक पॉलिसी बनाए, उसकी डायरेक्शन और फिर उस पे इम्प्लीमेंटेशन का मरहलावार सिलसिला शुरू किया जाए। और जो क्वारंटाइन सेंटर्स हैं या जो इस मामले पे हुकूमत इक़दामात उठा रही है, उनकी भी तशहीर की जाए, लोगों को गाइड किया जाए और इस पे डॉक्टर्स को आगे लाया जाए। डॉक्टर्स जो हैं वो अपील करें, वो बात करें, और एक लोगों को समझाएं, और ख़ास तौर पे जो इस वक्त कशीदगी है सियार
शमसी साहब, आपका माइक मेरा ख्याल बंद हो गया है। बहरहाल जब तक आप आपका मेरा ख्याल सियार शमसी साहब, आपका माइक जो है वो म्यूट हो गया है। अच्छा फजल शाह साहब, अभी आपने जिक्र किया कि जो तालीमी इदारों के ऊपर पाबंदी लगाई गई है तो उस पे सूबों ने मुखालफत की है, लेकिन अब जो एग्जाम्स वगैरह होने हैं तो ये ऑनलाइन कैसे होंगे, क्या सिस्टम आपको समझ में आता है? क्योंकि कैम्ब्रिज ने कहा है कि जितने भी उनके इम्तहानात हैं पहले उन्होंने उनके ज़ाहिर उन्होंने अपने हिसाब से इवेल्युएट किया, जिसके ऊपर पूरे मुल्क में वावेला हुआ और सारी सूरत हाल हुई, और फिर उन्होंने कहा कि अच्छा जो टीचर्स ने ग्रेडिंग करके भेजी है उसके मुताबिक कर देते हैं। तो कैम्ब्रिज का ये कहना है, बाकी फेडरल बोर्ड या दूसरे बोर्ड्स जो हैं उनके ऊपर तो आप बताइए, फिर हम सियार शमसी साहब से भी पूछेंगे कि अब कैम्ब्रिज वालों ने कहा कि जी हमने तो प्रॉपर एग्जाम्स लेने हैं, क्योंकि हमारी जो इंटरनेशनल रेपुटेशन है वो इसकी वजह से बड़ी ख़राब हुई है, और हम कोई एसओपीज़ के उसको कोई एसओपीज़ इसके लिए को तैयार करेंगे और दूर दूर बैठेंगे और जो भी है, और बच्चे जो हैं वो आएंगे, प्रॉपर पोर्टफोलियोज बना के भेजे जाएं, सारी चीज़ें की जाएं। तो इस पाकिस्तान में क्या सूरत हाल नज़र आती है? ये जो देखिए, एक तो मैंने जैसे पहले अर्ज किया कि सिंध गवर्नमेंट का जो वजीर तालीम थे सिंध के, उन्होंने सईद गनी वो उसमें शरीक थे, उन्होंने बड़ा वाज़े तौर पे ये कहा कि हम बग़ैर इम्तहान के या ऑनलाइन के हम किसी को अब आगे प्रमोट नहीं करेंगे। तो गोया इसका मतलब ये है कि एग्ज़ाम्स तो लिए जाएंगे और ऑन फ्लोर जो जिस तरह एक तरीक़ाकार होता है उसके मुताबिक ही लिए जाएंगे। अभी जो कुछ अरसा दरमियान में स्कूल खुले, एक जब ऑनलाइन क्लासेस हो रही थी, मैं थोड़ा सा पर्सनली आपको बता रही हूँ क्योंकि मेरे ग्रैंडसन है वो मैट्रिक में है, तो उसमें ये हुआ कि जब वो ऑनलाइन पढ़ रहे थे तो उनके ऑनलाइन पेपर्स हुए, तो बच्चों ने कुछ तो जो बहुत अच्छे बच्चे होते हैं उन्होंने तो विदाउट चीटिंग जो है वो उन्होंने पेपर किए, लेकिन जो बच्चे थोड़ा सा ज़ाहिर है हर एक जैसे बच्चे नहीं होते, उन्होंने 100% पेपर जो है वो चीटिंग करके, क्योंकि घर से पेपर किए गए थे तो उन्होंने किए। अब उन स्कूल वालों ने ये किया कि स्कूल जब खुले हैं तो फौरी तौर पे एग्जाम्स लिए हैं। एग्जाम्स जब लिए तो वो पोजीशन बहुत ज़्यादा क्लियर हो गई। अब उसमें जो बच्चे जिन्होंने पहले भी ऑनलाइन भी बड़ी ईमानदारी से पेपर दिए थे वो उसी स्टेटस पे आए, वही 92%, 94% या दैट। अब वो जो बच्चे जिन्होंने उससे चीटिंग करके 94, 95% थे, वो फौरी तौर पे चले गए 60 टू 70% के दरमियान। तो ये एक स्कूल वालों ने अपना एक्सपेरिमेंट किया। मैं एक लाहौर के स्कूल की बात कर रही हूँ, ये उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया। अब इसी तरह दीगर स्कूल भी मुझे लगता है कि उन्होंने भी किया होगा, क्योंकि मैं एक स्कूल को तो जानती हूँ क्योंकि मेरे बच्चे हैं तो मुझे पता चल गया। लेकिन ये है कि मेरा ख्याल है कि तमाम स्कूलों ने अपना कोई ना कोई क्राइटेरिया जो है वो ज़रूर वज़ा किया होगा इस दौरान जो 1-1.5 माह स्कूल खुले हैं, उसमें अपना उन्होंने तरीक़ाकार भी वज़ा किया होगा कि किस तरह उन्होंने बच्चों से अगर एग्ज़ाम्स भी लेने हैं तो क्या तरीक़ाकार इख्तियार किया जाए। लेकिन मेरे जो मैं समझी हूँ वो ये है कि कोई अब नेक्स्ट ईयर जो है, एक तो उन्होंने आपको बताया कि मार्च टू मार्च किया है, और कोई अब ऐसा नहीं होगा कि आप ऑनलाइन पेपर की प्रोविजन जो है वो ख़त्म की जाएगी, जो मैं देख रही हूँ, क्योंकि वो रिजल्ट उनके सामने आ गया है कि वो उसका ज़्यादा फेयर नहीं है। सियार शमसी साहब से पूछते हैं कि उनकी क्या ऑब्जर्वेशन है इस हवाले से। सियार शमसी साहब, ये जो इम्तहानात का नया निज़ाम आ गया है और सारी सूरत हाल है, फौज़ शाह साहबा ने बताया कि यहाँ पे ऑनलाइन भी कुछ लोगों ने चीटिंग वीटिंग करके पास हुए, फिर जब री एग्ज़ाम हुए तो वो उसमें असलियत सारी सामने आ गई, असल सूरत हाल जो थी। अब आपकी क्या ऑब्जर्वेशन है इस हवाले से कि ऑनलाइन एजुकेशन जो है उसका क्या इम्पैक्ट है? क्या वो वाकई उतना एजुकेट हो रहे हैं बच्चे, अपने इंटरेस्ट ले रहे हैं? एग्जाम्स के हवाले से क्या सूरत हाल आपको नजर आ रही है? देखिए जी, तरक्की याफ्ता ममालिक में तो आप ये कह सकते हैं कि जहाँ
इंटरनेट की सहूलत हर जगह मौजूद है, दूर दराज तक, हर घर तक उसकी रसाई है, और फिर माँ बाप का एक जो तरबियत है या उसका कंट्रोल है, वो तो अगर सारी चीज़ें अगर जमा होती हैं तो फिर तो वो ऑनलाइन एजुकेशन कोई मसला नहीं है, और उसमें अगर 100% नहीं तो वो कम से कम 60% या 70% तक जो है उस पे वो काम मैं समझता हूँ कि हो सकता है क्राइसिस की सूरत हाल में। जी लेकिन जब अगर हम अपने मुल्क का जायज़ा लें तो माफ़ कीजिएगा, यहाँ आप भी पाकिस्तान में रहते हैं, और जो अभी गुफ्तगू की है मोहतरमा ने कि उन्होंने पूरा तजर्बे से बात की है, तो ये सिर्फ एक मखसूस इलाकों तक तो आप कह सकते हैं, बड़े जो शहर हैं या जो बस्तियां हैं, यहाँ तो आपका जो पाकिस्तान है वो इस्लामाबाद आप क्रॉस करें फैज़ाबाद के बाद जीटी रोड से परे, वहाँ एक दूसरी दुनिया है और आपको हकीकी पाकिस्तान नज़र आता है, जहाँ तालीम को तो कभी अहमियत अब मजमूई तौर पर हमने दी नहीं, वहाँ बेशुमार और मसाइल हैं, और उन मसाइल की रोशनी में जिस तरह पहले मैंने बात की कि एक मुनज़्ज़म जो मनसूबा बंदी होती है, कोऑर्डिनेशन होती है, वो हमें नज़र नहीं आती। अगर ये वज़ीर तालीम जो हैं वफाकी अगर बंद कमरों में बैठकर ब्यूरोक्रेसी की ब्रीफिंग लेकर वो कोई गुफ्तगू करते हैं और ऐलानात करते हैं, सूबे अपने-अपने तर्ज पे बात करते हैं, और देहात जो हैं वहाँ तो आप तसव्वुर ही नहीं कर सकते। तो एक बिखरा हुआ सारा सिलसिला नज़र आता है। जब तक इस बिखरे हुए सिलसिले को एजुकेशन एक अहम मामला है, इस पर आप एक इतने फिर वही बात आ जाती है कि हम उस वक़्त जागते हैं जब सर पे पड़ती है। इस वक़्त जब ये दोबारा अभी सर्दी शुरू हुई है तो सारे प्राइवेट स्कूल भी हैं, सरकारी स्कूल भी हैं, और अभी जो मदरसों की बात की है, बड़ी अहम बात की है। मदारस में और मदारस में जो सूरत हाल है, तो मैं समझता हूँ कि इन सब को यकजा होना चाहिए, और उसकी यकजा जो एक प्लेस हमारे पास मौजूद है, जो एक मरकज़ मौजूद है, एक मकाम मौजूद है, जहाँ आप एक मुश्तरका हिकमत अमली तय कर सकते हैं, वो है पार्लियामेंट। और पार्लियामेंट को हमने बिल्कुल एक अज़्वे मअतल बना के रख दिया है, जहाँ आप सिर्फ सियासत करने जाते हैं या जब आपको कोई ज़रूरत होती है, इमरजेंसी कानून साज़ी की आपको सहारा लेना होता है, वहाँ हमें तमाम हाज़िरी भी पूरी हो जाती है, तमाम इत्तेफ़ाक भी हो जाता है, और एक आइन में तरमीम भी हो जाती है। जो तरमीम कोई किसी मुल्क के मुस्तक़बिल के लिए नहीं होती, अब महज़ अफ़राद के लिए वो तरमीम कर ली जाती है। बिल्कुल तो सही। मैं मजमूई तौर पर मैं समझता हूँ कि इस वक़्त अगर हुकूमत संजीदा है, तो वो उसे इनिशिएटिव लेना चाहिए, ये मामला पार्लियामेंट में रखना चाहिए, और ये जो आपका एनओसी क्या एनसीओसी। इदारा है, जी, ये आज तक किसी आम आदमी को पता ही नहीं कि ये क्या है, मुझे अभी तक इसका नाम याद नहीं हुआ। तो मैं समझता हूँ कि ये फ़ैसले जो होते हैं अवाम जी, की, बिल्कुल। लोगों की ज़िंदगी से मुतल्लक, उनकी उनकी तालीम से मुतल्लक, उनके रोज़गार से मुतल्लक, उनकी सेहत से मुतल्लक, इसका वाहिद एक ही फ़ोरम है, वो है पार्लियामेंट। बिल्कुल और ठीक है। अगर पार्लियामेंट में आपने फ़ैसले नहीं करने, तो पार्लियामेंट से बाहर जितने भी फ़ैसले होते हैं, मैं बड़े अदब से और इसरार करके कहूँगा, उन फैसलों के नताइज भी फिर आप 100% क्या आप तसव्वुर नहीं कर सकते कि वो उनके नताइज क्या होंगे। हुँ, उनके नताइज वही होंगे जो इस वक़्त हमें मजमूई तौर पर नज़र आते हैं ज़िंदगी के हर शोबे में। जी। शुक्रिया सियार शमसी साहब। अब हम अपने अगले मौज़ू की तरफ जाएँगे कि सऊदी अरब और तुर्की के दरमियान प्यार-मोहब्बत की पींगें ज़्यादा बढ़ गई हैं, ताल्लुकात ज़्यादा बेहतर हो रहे हैं और वो एक-दूसरे के साथ जॉइंट स्ट्रैटेजिक इनिशिएटिव्स के ऊपर बात कर रहे हैं। फ़ज़ल शाह साहबा, ये क्या सूरत-ए-हाल बनने जा रही है? क्योंकि ज हमने कुछ वक़्त में देखा है कि सऊदी अरब का झुकाव इसराइल और अमेरिका की तरफ ज़्यादा हुआ है, जबकि तुर्की जो है, उसका एक स्टांस हमेशा अमेरिका के खिलाफ और इसराइल के खिलाफ रहा है और एक मुसलमानों की यकजहती के हवाले से रहा है। ये जो नई इक्वेशन, जो एक स्ट्रैटेजिक कोलैबोरेशन बन रहा है सऊदीया और तुर्की के दरमियान, इसका क्या इम्पैक्ट होने वाला है?
मुनीर साहब, पहले तो थोड़ी सी वजाहत बहुत ज़रूरी है। जी। तुर्की के इसराइल के साथ बहुत गहरे मरासिम हैं। हम्म। तुर्की की जो तजारती जो उनके ताल्लुकात हैं, वो उनके बहुत गहरे ताल्लुकात हैं। और उनकी ज़ाहिर है ट्रेड बहुत ज़्यादा है, बाहमी ट्रेड जो है वो बहुत ज़्यादा है और अच्छे ताल्लुकात उनके हैं। अब दूसरी जानिब जब हम ये बात कर रहे हैं इस वक्त, जब सऊदी अरब तुर्की के साथ बेहतर ताल्लुकात की जानिब बढ़ रहा है, तो दूसरी जानिब क्या है कि कल ही आज या कल ही जो है वो इसराइल के उनके साथ भी मुलाकात उसने की है। तो ये एक थोड़ा-सा इसको मेरे ख़्याल में इस तरह देखना चाहिए कि तुर्की को हम बिल्कुल ये एक पाकिस्तान की तरह एक अलग ब्लॉक में या ईरान की तरह हम एक अलग नहीं कर सकते। और इसलिए वो थोड़ा-सा आप उसको भी एक वो दें, शामिल करें। दूसरी जो बहुत अहम बात है, मैं ये समझती हूँ कि तुर्की के ताल्लुकात यकीनन बेहतर होने चाहिए। हम्म। और ये इसका असर जो है बहुत अहम पड़ेगा ईरान के साथ सऊदीया ताल्लुकात का। पाकिस्तान के साथ आप माने या ना माने, लेकिन एक पिछले कुछ माह से सऊदीया के साथ हमारे ताल्लुकात बहुत कशीदा हो चुके हैं। हमारे हम्म। ताल्लुकात जो हम हमेशा उसको साथ लेके चलते हैं। पाकिस्तान ने खारजा पॉलिसी में हमेशा कहती हूँ कि पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी कभी भी हमारे जो खारजा वजारत खारजा में बैठे उसको ऑफिसर्स कह लें, कुछ भी कह लें, कभी उन्होंने नहीं बनाई और कभी संजीदगी के साथ नहीं बनी। एक लम्हे को इनकी पॉलिसी कुछ होती है। अभी थोड़ा सा अगर पीछे देखें तो आपको याद होगा कि मलेशिया में एक कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें तुर्की के सरबराह भी शामिल हुए थे। मलेशिया में जो कॉन्फ्रेंस हुई, पाकिस्तान ने भी उसमें जो है हामी भरी थी जाने की। अचानक जो है वजीर आजम ने इनकार कर दिया था। और उस वक्त ये हुआ था कि सऊदी अरब की तरफ से यही था कि शायद कोई और ब्लॉक बनने जा रहा है। पाकिस्तान ने उस वक्त उस मलेशिया की कॉन्फ्रेंस में जाने से इनकार करके अब ये रातों रात पॉलिसी बनाएगी। अगर आपकी देर पा और तवील पॉलिसी हो तो इस तरह के जर्क नहीं लगते। खारजा हम्म। पॉलिसी जर्क बर्दाश्त नहीं कर सकती। आप जो धचके लगा रहे हैं ना खारजा पॉलिसी में, अब इस वक्त आप कहाँ बैठे हैं? क्या आप तुर्की ईरान के साथ कुछ स्ट्रॉन्ग ताल्लुकात रखे हुए हैं? क्या सऊदी अरब के जो ताल्लुकात हैं, और सऊदी अरब की जब हम बात करते हैं तो एक हमें ज़रूर मद्देनज़र रखना चाहिए कि कुछ भी हो जाए, सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात की बुनियाद पे हमें ना सिर्फ क्रेडिट पे ऑयल मिलता रहा है। क्रेडिट वैसे हमें बहुत ज़्यादा जो लोन है, एक दफ़ा तो वो आया था पता नहीं 20 बिलियन का कोई इन्वेस्टमेंट के बारे में भी आया था कि सऊदी अरब करेगा। फिर इस तरह उनके साथ इस तरह के मरासिम रहे हैं। और फिर ट्रेड के हवाले से भी अगर देखें तो सऊदी अरब में हमारे कई लाख लोग जो है वहाँ काम करते हैं। और जो रेमिटेंस आता है वही हमारे रोज़मर्रा के मामला जो उसी पे चल रहा है। हम्म। तुर्की ने कभी पाकिस्तान की लेबर वहाँ नहीं है। तुर्की ईरान में पाकिस्तान की कोई ऐसी एज सच लेबर नहीं है। आपने पॉलिसी बनानी क्या है, ये तो आप थोड़ा सा वाज़ेह करें। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि सऊदी अरब और तुर्की के ये जो माबैन राब्ता हुआ है, शायद इसको अगर पाकिस्तान सेंसिबली डील करे तो पाकिस्तान इसमें अपने दोनों जानिब बेहतर ताल्लुकात की तरफ आगे बढ़ सकता है। बिल्कुल सही। अब लेकिन उस सूरत में देखिए हमें एक स्ट्रॉन्ग फॉरेन पॉलिसी चाहिए। हमें अब ये तो मैं एक वही फिर आर्जी सहारा ही मैं कह रही हूँ ना कि हम्म। हमें थोड़ी सी कहीं से भाव नजर आती है। मसलन चाइना और ईरान के ताल्लुकात बेहतर हुआ है, हमें थोड़ी सी खुशी हो गई कि शायद अब ईरान के साथ हमारे बेहतर हो जाए, पाइपलाइन बेहतर हो जाए। वहाँ बाइडन आ गया तो शायद ईरान के सैंक्शन खत्म हो जाए तो शायद हमारे ताल्लुकात बेहतर। ये इस तरह नहीं होता। हम जो है ना इस पॉलिसी के लेते हुए फॉरेन पॉलिसी को एक बहुत मनज़्ज़म तौर पे और इस वक़्त देखना ये चाहिए कि ट्रेंड्स क्या जा रहे हैं। हम्म। क्या वो यूनिपोलर वर्ल्ड की तरफ ही हम जा रहे हैं? क्या रीजनल जो कनेक्शंस बढ़ने की जानब हम जा रहे हैं? हमें रीजन के हवाले से ज़्यादा आगे बढ़ना है या हमें अपनी क्या पॉलिसी, कोई तो कहीं तो हो ना। बिल्कुल ठीक। अब हम लोग तो ज़ाहिर है एक ओवरऑल देखते हैं और मुझे तो ये जब इतनी नाक़िस पॉलिसी दिखाई देती है तो मुझे ये तकलीफ़ ये होती है
کہ हम कोई फैसला नहीं कर पाते, और फिर उसका नतीजा एक बड़ा इंटरेस्टिंग निकलता है। हमारे तमाम बुजरा वो अपने अपने तौर पे बयानात देने लग जाते हैं, बगैर सोचे समझे कि हम आज अगर तुर्की के बारे में कोई बहुत ज़्यादा आगे बढ़ के बात करते हैं तो दीगर ममालिक पे क्या असर होगा, सऊदीया के बारे में बहुत आगे बढ़ के बात करेंगे तो वो क्या असर होगा, मलाइशिया के बारे में क्या होगा, ईरान के बारे में क्या होगा, चीन के बारे में आप थोड़ा सा वाहिद एक ताल्लुकात में है, आलमी ताल्लुकात या उसमें वाहिद एक आपके रिलेशंस हैं जो माजी में बहुत दफ़ा ख़राब हुए हैं। ज़ियाउल हक के दौर में चाइना के साथ हमारे ताल्लुकात बहुत कशीदा हो गए थे। फिर उसके बाद हमने ये देखा कि इवन ये मुशर्रफ के दौर में भी हमारे चीन के साथ ताल्लुकात बहुत जो है वो डैमेजिंग सूरत हाल में पहुंच चुके थे। वो अलग बात है, उसमें मेरे ख्याल में आसिफ जरदारी को ये क्रेडिट जरूर देना चाहिए कि उसने चाइना के इतने दौरे किए और वो जो एक कॉन्फिडेंस खत्म हो रहा था उसको बहाल किया। तो ठीक है। वह वाहिद एक मुल्क के साथ है कि थोड़ा सा आप कहीं स्टैंड लेते हैं, अदरवाइज तो आप कहीं स्टैंड लेने की पोजीशन में नहीं रहते। सियार शमसी साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगा और जानना चाहूँगा कि सऊदी अरब और तुर्की के दरमियान जो एक स्ट्रैटेजिक कोलैबोरेशन जो बढ़ रहा है, तो आप जैसे फौज शाह साहबा कह रही थी कि कोई दूसरे मुल्क के ताल्लुकात बेहतर होते हैं तो हम ये तवक्को रखते हैं कि हमारे पड़ोसियों के ताल्लुकात आपस में ठीक हो रहे हैं, तो शायद उसका इम्पैक्ट हम हमारे ऊपर आए और हमारी अपनी कोई फॉरेन पॉलिसी उस तरह से नज़र नहीं आती जो कि ताल्लुकात को ज़्यादा बेहतर करे। चलें, ये तो एक अलग बात है, लेकिन सऊदीया और तुर्की के दरमियान जो ताल्लुकात हैं, तो क्या उसका कोई रीजनल या ग्लोबल इम्पैक्ट होने वाला है, सियार शमसी साहब? देखिए जी, मुनीर साहब, मैं तो अभी शहर से दूर बैठा हूँ, वहाँ आप इस्लामाबाद में हैं। मैंने बहुत पहले कहा था कि दुनिया में तब्दीलियाँ आ रही हैं और ख़ास तौर पर मशरक़ वस्ती में तब्दीलियों का एक बहुत हंगामा खेज़ दौर शुरू हो चुका है, जिस पर शायद हमारी दफ्तर ख़ारजा उस तरह नज़र नहीं रख रही। तुर्की और सऊदी अरब का जो कल गुफ्तगू हुई है, उस पे तो मैं बाद में आऊँगा, लेकिन इस वक्त जो बड़ी खबर है वो ये है कि नेतन्याहू इजराइल के वजीर आज़म सऊदी अरब पहुंच चुके हैं और माइक पोम्पियो भी उनके साथ हैं और पूरा डेलीगेशन उनके साथ है और वो सऊदी अरब में है। ये खबर आप तस्दीक कर लें, और अगर ये खबर दुरुस्त है और अभी तक मेरी दुरुस्त है। इत्तलात हैं कि खबर दुरुस्त है, तो फिर उसके बाद को मंजरनामा समझने में ज़्यादा देर नहीं लगेगी कि मैंने बहुत पहले अर्ज़ की थी आपके प्रोग्राम में कि इसराइल ने अपनी पॉलिसी चेंज करते हुए अरब ममालिक पर सफारती और तजारती यलगार कर दी है। और यूएई के साथ जब माहिदा हुआ था और उसके बाद जो इसराइल का डेलीगेशन था वो सऊदी अरब की फ़ज़ाओं से उड़ता हुआ यूएई में उतरा था, उसके बाद भी हमने आँख नहीं खुली और हमने जो बयानात दिए, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने बड़ा दो टोक अंदाज में कहा था कि हम इसराइल को तस्लीम नहीं करेंगे। हालिया एक इंटरव्यू में उन्होंने ये इंकशाफ किया है कि उन पर इसराइल को तस्लीम करने के लिए दबाव है। ये दबाव किसका है वो उन्होंने नहीं बताया, और बदकिस्मती ये है कि हम अपनी कौम को आधा सच बताते हैं और आधा सच छुपा लेते हैं। वो जो आधा सच बताया जाता है वो भी मैं नहीं समझता कि वो सच होता है कि झूठ होता है। तो ऐसे हालात में एक आज की दुनिया में जो डिप्लोमेसी है या दुनिया के ताल्लुकात हैं, उनमें बहुत ज़्यादा एक तवज्जो की ज़रूरत होती है। अब इस वक्त पहले तो हम माजी की हुकूमत पर इल्ज़ाम लगाते हैं उनके उनका वज़ीर ख़ारजा नहीं था। हमारे पास तो अब वज़ीर ख़ारजा भी हैं, तो इसके बावजूद जो मशरिक़ वस्ती या दुनिया में तब्दीलियाँ आ रही हैं बड़ी तेज़ी के साथ, उन पर क्या हमने नज़र रखी है, उनका क्या एनालिसिस किया है, या जो बदलते हालात हैं या मुल्कों के दरमियान आपस के रिश्ते जो हैं उनमें जो तब्दीलियाँ आ रही हैं, क्या हमें उनका अदराक है? तो मैं अब इसका जवाब तो दफ्तर ख़ारजा ही दे सकती है, लेकिन जो हालात बताते हैं कि यहाँ हम एक शैलो वाटर के पीछे भागते हैं, हम शैलो वाटर में खड़े हैं।
और शैलो वाटर वो होता है कि जो साहिल के किनारे घुटनों घुटनों तक पानी होता है, और आगे जो गहराई है उसका हम अंदाज़ा लगा ही नहीं सकते या लगाना नहीं चाहते। तो इस वक्त जो तुर्की का ज़ाहिर है कि सऊदी अरब पे पिछले बरसों में हालिया जो 2-4 बरस गुजरे हैं, इसमें शदीद दबाव आया है, वहाँ दाखिली सूरत हाल तब्दील हुई है, बड़ी वहाँ उखाड़ पछाड़ हुई है। और फिर उसके नतीजे में जिस तरह ईरान का मामला है, तो ईरान ने जिस तरह मशरिक़ वुस्ता में सर्वाइव किया है, शाम और इसके जो जहाँ हमले हो रहे हैं, जो सऊदी अरब और जो उनका 10 मुल्की इत्तेहाद अब रोज़ हमले करता है, तो ये सारी चीज़ें हमें लग रही हैं कि सऊदी मशरिक़ वुस्ता में कोई बहुत बड़ी तब्दीली हो रही है। और उसके अब इस खबर के बाद, नेतन्याहू की खबर के बाद, तो मैं समझता हूँ कि हमें कुछ सोचना चाहिए कि हम कहाँ खड़े हैं। बिल्कुल सही। फ़ाज़िल शाह साहबा, ये तो ख़ैर बड़ी आँखें खोल देने वाली सूरत हाल जो है कि हम अभी तक आपस में ही यानी इंटरनल अफ़ेयर्स के बारे में ही इतने ज़्यादा क्लियर नहीं है, तो एक्सटर्नल अफ़ेयर्स के बारे में हमने क्या होना है, और जो हमारी फ़ॉरेन पॉलिसी है, ज़ाहिर है कि उसके बारे में हम अक्सर बात करते रहते हैं कि वो कोई इस कदर हौसला अफ़ज़ा नहीं है कि जिसमें हम बात कर सकें। लेकिन हम दूसरी तरफ देखते हैं कि सदर पुतिन ने पहले बाइडेन की जो कामयाबी है उसको बड़े खुश दिली से कबूल किया और उसको खुशाइंद करार दिया और कांग्रेचुलेट भी किया, मुबारकबाद भी मुनीर दी। साहब, जी, मुनीर साहब, देखिए ये जो इशू आपने पहले छेड़ा है, इस पे मैं थोड़ा सा मजीद ऐड करना जी, चाहूँगा, और इस पर आप किसी दफ्तर खारजा के साबक किसी रिटायर्ड डिप्लोमेट्स को भी ज़रूर शामिल करें। डेफिनेटली। ये मामला अब बड़ा गंभीर है, और इसमें सऊदी अरब जो हमसे नाराज़ हुआ है, और अभी जो या शायद साहबा ने बड़ी दुरुस्त बात की कि हमारी खारजा पॉलिसी के हवाले से हमारे वहाँ इस वक्त 27 लाख लोग हैं, यूएई में हमारे 18 लाख लोग हैं, और तुर्की में हमारे सिर्फ 10,000 लोग हैं। लेकिन तुर्की ने जो इंटरनेशनल फोरम्स पर हमारी हमायत की है, वो और ख़ास तौर पर एफएटीएफ के मामले पर पहला जो इजलास हुआ था, अगर तुर्की हमें वोट ना देता तो हम सीधे ब्लैक लिस्ट में चले जाते। तो हमें तमाम मुल्कों के साथ एक तल्लुकात जो हैं वो बहुत ही एक सोच समझकर और इत्मीनान वाले तल्लुकात बहाल करने की ज़रूरत है। और सऊदी अरब की नाराज़गी सिर्फ वज़ीर ख़ारजा का एक बयान ही नहीं था, उसका ने भी बड़ा एक असर किया था। लेकिन जो कल परसों ही जो कतर के वज़ीर दफ़ा या बहुत आला ओहदेदार पाकिस्तान आए हैं, और वहाँ अब इस्लामाबाद में उन्होंने अहम मुलाकातें की हैं, और कतर के हवाले से सऊदी अरब जो है वो सख्त नाराज़ है। और इस वक्त अगर किसी मुल्क ने सऊदी अरब को दबाव में लाया है तो वो कतर है। और कतर ने जो जिस तरह उसका घेराव किया गया सफारती तजारती, लेकिन इसके बावजूद वो सरवाइव कर रहा है, और वो पाकिस्तान के साथ उसके बड़े अच्छे तल्लुकात हैं। अब हमें इस सारे तल्लुकात में ये जो मुल्कों के आपस के जो इख्तलाफात हैं उनसे हट कर हमें सब के साथ तवाज़न के साथ तल्लुकात इस्तवार करने की ज़रूरत है। चंद दिन पहले जवाद ज़रीफ साहब जो ईरान के वज़ीर ख़ारजा थे, वो पाकिस्तान तशरीफ़ लाए, और वो बड़ी अहम मुलाकातें थी। और उस मुलाकात के पीछे एक जो बड़ी खबर ये थी कि सदर ट्रंप ने एक मौके पर फैसला कर लिया था कि ईरान पर हमला कर दिया जाए। और ईरान पर हमला करने के दो उनका नुक्ता नज़र था कि एक तो ईरान को सबक सिखाना था, इसराइल भी यही चाहता है। दूसरा उनका जो इलेक्शन, जो दूसरा सवाल आपका जुड़ा है उस पर बात करूँगा कि उससे भी तवज्जो हट जाएगी। लेकिन वहाँ की पेंटागन ने या वहाँ के संजीदा जो लोग थे उन्होंने इस हमले को रोका है। और जवाद नज़ीर का इस्लामाबाद आने के पीछे भी ये एक मसला था कि अगर ईरान पर हमला कर दिया जाता है तो फिर पाकिस्तान कहाँ है या पाकिस्तान की पॉलिसी क्या होगी। तो चीज़ें बड़ी तेज़ी से तब्दील हो रही हैं। हमें उन तब्दीलियों को ना सिर्फ उनका अदराक
करते हुए उनके मुताबिक एक सफारती सतह पर एक बहुत बड़ा एक मिशन शुरू करना चाहिए। पहले तो खुद तय करना चाहिए कि हम चाहते क्या हैं। हम क्या पसंद नापसंद की बात पर सफारती तल्लुकात बनाएंगे, छोटे बड़े की बुनियाद पर तल्लुकात बनाएंगे, या मसलक की बुनियाद पर तल्लुकात बनाएंगे, ऐसा नहीं होता। हमें इससे निकल कर एक जदीद तकाज़ों के मुताबिक खारजा पॉलिसी को मौसर अंदाज में, मतवाजन अंदाज में तमाम मुल्कों के साथ कैपिटल्स में जाकर बात करना होगी। बहुत शुक्रिया। फ़ज़ल शाह साहबा, इसी मौजू के हवाले से कोई और बात करना चाहिए, क्योंकि अब हमारे पास वक्त जो है वो बिल्कुल इख्तितामी लम्हात समझ लें प्रोग्राम के। वो जो प्यूटन और अमेरिका वाली जो बात है वो ज़रा तफसील मांगती है। तो कल आज तो मेरा ख्याल अनवर इकबाल साहब वो अपनी डॉन की किसी रिपोर्ट के अंदर वो फंसे हुए थे, तो वो कह रहे थे कि वो बड़ी जल्दी जल्दी करनी है। तो मेरा ख्याल है कि कल अनवर इकबाल साहब भी हमारे पास साथ होंगे और एक दो और इश्यूज लेके अमेरिका और रूस और रीजन के हवाले से जो नई डेवलपमेंट्स हो रही हैं, तो उसके ऊपर हम कल बात करेंगे। लेकिन अभी अगर फॉरेन पॉलिसी और ये जो सऊदीया का बढ़ता हुआ ताल्लुक जो है इसराइल के साथ और मशरिक़ वस्ता की जो तब्दील होती हुई सूरत हाल, इसके हवाले से कोई कंक्लूडिंग रिमार्क्स फ़ौजी शाह साहब अगर आप देना चाहें। देखिए, पता नहीं, मैं तो कभी भी इस खुशफहमी में नहीं रही कि इसराइल के साथ सऊदीया के ताल्लुकात कभी भी कोई ख़राब हुए हैं। सऊदीया के ताल्लुकात अगर आप देखें तो 1923 से ही उनके तो ताल्लुकात कभी ऐसे ख़राब नहीं हुए, और बल्कि हम ये देखते हैं कि इन्हीं ताल्लुकात की बुनियाद पे, फिर पीछे कुछ अर्सा पहले तो आपको याद होगा कि जब सदर ट्रंप पहले सऊदी अरब आए, फिर उसके बाद वहाँ इसराइल गए, और इस तरह उनके दरमियान तो ऐसे शीरो शक्कर उन्होंने किया था कि बिल्कुल ही ज़ाहिर है कि वो ज़्यादा क्लोज हो गए थे। तो मेरा कहने से मतलब ये है कि मैंने तो माजी में कभी भी ऐसी कोई सूरत हाल नहीं देखी कि जिसमें खुल के सऊदी अरब ने फ़लस्तीन के कॉज़ को जो है बहुत ज़्यादा आउट ऑफ वे हमायत की हो, या इसके साथ-साथ लेबनान में जो कुछ होता रहा है, उसके हवाले से बहुत ज़्यादा वहाँ कैजुअल्टीज़ हुई हैं, पूरा-पूरा शहर तबाह हो गया है। तो सऊदी अरब की तरफ से कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स तो नहीं आता रहा। लेकिन शमसी साहब की मैं इस बात से इत्तेफ़ाक करती हूँ कि दुनिया में तब्दीलियाँ आ रही हैं। दुनिया में तब्दीलियाँ जो है वो एक नया सिस्टम, वो मैंने जब उस दिन बात की थी तो शायद थोड़े से अनवर इकबाल साहब वो उसको दूसरी तरफ ले रहे थे, और मैं नहीं, जब मैं तब्दीलियाँ कहती हूँ तो ये मेरा कहीं मकसद नहीं होता कि ये 2-4 बरस में, 4-5 बरस में, लेकिन जब कौमों की बात की जाती है तो वो थोड़ा-सा दहाइयों पे चला जाता है। वो जो तब्दीलियाँ हैं जिसमें मैं बार-बार कह रही हूँ कि मुझे डॉलर ख़त्म होता दिखाई दे रहा है। मुझे वो तब्दीली दिखाई दे रही है, ताल्लुकात की बुनियाद जो है वो आपकी सिंपल तजारत ही होगी, ना तो उसमें कोई पड़ोस होगा, ना कोई मज़हब होगा, ये ताल्लुकात नहीं अब चलेंगे। ताल्लुकात जो है वो आपके ज़ाती मफ़ादात की बुनियाद पे होंगे। आपको क्या सूट करता है? अब पाकिस्तान को तो ये सोचना है कि उसको क्या सूट करता है। उसने अगर नई मंडी तलाश करनी है तो उन ममालिक से भी ताल्लुकात रखने हैं। अब पिछले 20 साल से, 30 साल से मेरे ख़्याल में मैंने भी दर्जनों आर्टिकल लिखे कि नई मंडियों की तलाश के लिए, नए मुल्कों में तलाश के लिए, अभी तक वो इब्तदाई सतह पे ही हम बैठे हैं। मकसद सिर्फ कहने का ये है कि पाकिस्तान के भी तो मफादात कहीं है कि नहीं है। पाकिस्तान को भी तो आगे जाना है कि नहीं जाना। पाकिस्तान को अपने हमसाया ममालिक के साथ ताल्लुकात बेहतर करने हैं या नहीं करने। जहाँ तक ईरान के वज़ीर ख़ारिजा का ताल्लुक था, तो मेरा ख़्याल में आपको बिल्कुल ज़हन में एक बात होगी कि जिस दिन वो वज़ीर ख़ारिजा आए थे, तो अगले रोज़ हमारे प्राइम मिनिस्टर अचानक जो है अफ़गानिस्तान का उन्होंने दौरा किया था। और ये जो मैं इसको अच्छी केमिस्ट्री समझती हूँ। मैं इसको किसी तरह ये नहीं समझती, अगर फ़र्ज़ किया ईरान इसमें अफ़गानिस्तान की जो मौजूदा सूरत-ए-हाल है, वहाँ कोई बेहतर सेटलमेंट के लिए कोई किरदार अदा करता है, तो वो कर सकता है। ईरान वो फ़ारसी बोलने वाले बहुत बड़ी तादाद है अफ़गानिस्तान में। उनके जो सदियों पुराने आपस में ताल्लुकात हैं, वो रिश्ते हैं। जिस तरह हमारे कश्मीरियों के, आज़ाद कश्मीर और मकबूज़ा कश्मीर के लोगों के बहुत ज़्यादा ताल्लुकात और रिश्ते हैं, इसी तरह उनके भी ताल्लुकात और रिश्ते हैं। अगर ईरान इसमें कोई किरदार अदा करता है, तो मैं उसको देरपा अमन के हवाले से अहम समझती हूँ। ठीक क्योंकि है। जब तक खित्ते के ममालिक एक्टिव नहीं होंगे,
जब तक खत्ते के ममालिक अपने मसाइल को हल करने की जानिब आगे नहीं बढ़ेंगे तो मसाइल बढ़ते चले जाएंगे। लेकिन ये बात शमसी साहब की दुरुस्त है और मैं शुरू से इस पे यकीन रखती हूँ कि पाकिस्तान को किसी भी ग्रुप का, किसी भी फ्रीक का, किसी भी मुल्क का हिस्सा बनने की बजाय अपने मफादात को देखते हुए भारत के साथ ताल्लुकात को भी आगे तजारत की शक्ल में किया जाए तो बहुत बेहतर है। ठीक। ये जो शुक्रिया फाजिल शाह साहब, ये बहुत साउथ अहम एशिया में हमने बात आपने की कि पाकिस्तान को अपने मुफादात और तिजारत के हवाले से चीज़ों को देखना चाहिए। मैं वापस कमेंट्स ले लेते हैं आपके कंक्लूडिंग रिमार्क्स के बाद। एक जो कंक्लूडिंग रिमार्क्स हैं सियार शमसी साहब के। सियार शमसी साहब, मुझे ये बताइए कि जो इस वक्त जो सूरत हाल डेवलप हो रही है, आपने मशरक़ वस्ता का जिक्र किया और इस रीजन का भी जिक्र किया कि यहाँ पे बहुत सी तब्दीलियाँ आ रही हैं। मुझे ये बताइए कि सऊदीया तो इसराइल की तरफ और तुर्की का ताल्लुकात इसराइल से बहुत पहले से हैं, यूएई के हो गए हैं, कोई 5-7 मुल्क जो हैं मशरक़ वस्ता के, उनकी बड़े एक उस तरफ को वो है। पाकिस्तान का जो मजहबी तबका है वो क्या पाकिस्तान के ताल्लुकात को इसराइल के साथ बनता हुआ, संवरता हुआ, तिजारत को बढ़ता हुआ देख सकेगा? देखिए जी, मजहबी तबके का इस वक्त मसला नहीं है। मैं समझता हूँ कि ये चीज़ें अब पीछे रह गई हैं। मज़हब के हवाले से हमारे यहाँ आपको पता है कि सऊदी अरब के मानने वाला जो मसलक है वो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है। वो यकीनन इस पे क्या रद्द-ए-अमल का इज़हार करते हैं, वो अभी आना बाकी है। एक बात ये है कि ये दुरुस्त बात है कि सऊदी अरब और इसराइल के जो रिलेशनशिप हैं वो मतलब पसे पर्दा बहुत अच्छे रहे हैं, लेकिन वो कभी खुलकर बात नहीं हुई। आज का जो मंजरनामा है वो बिल्कुल ओपन हो गया है। मैं जो बात अर्ज करना चाहता हूँ कि हमें इस हवाले से सारी चीज़ों को गहराई के साथ देखना होगा और सऊदी अरब के साथ जो मैं समझता हूँ ताल्लुकात हैं पाकिस्तान के, हमने उसको ज़्यादा दो मुल्कों के ताल्लुकात के बजाय हमने एक मज़हब के हवाले से, हमारा मरकज़ है और पूरी दुनिया में जो इस्लामी ममालिक हैं, सऊदी अरब, खाना काबा वहाँ है, वो मरकज़ है। तो इसको ताल्लुकात को दो नज़र से देखना होगा। एक सऊदी अरब की हुकूमत और या हमारी हुकूमत या दुनिया की मुसलमान मुल्कों की हुकूमतें, और जहाँ मजहबी रिश्ता है वो अपनी जगह बरकरार है, वो मरकज़ है, उसको आपको उसी तनाज़र में रखना होगा। और जो हुकूमतों के दरमियान सफारती, सियासी, तजारती ताल्लुकात होते हैं, वो आप उससे नहीं जोड़ सकते। जब तक हम इसमें तफरीक करते हुए सऊदी अरब के साथ गुफ्तगू नहीं करेंगे, उसकी जो भी मामलात हैं इस वक्त, नाराज़गी की कोई भी वजह हो, वो गुफ्तगू से होती है, वो सफारती तरीक़ाकार से होती है और वो सियासी लोग करते हैं। एक बात ज़हन में रखें कि मुल्कों की, दुनिया की तारीख़ में जो सियासत और सफारतकारी होती है वो सियासी लोग ही करते हैं। वो सियासी लीडरशिप को ही आगे आना चाहिए और सियासी लीडरशिप ही मसाइल का हल तलाश करती है। मैं आप पर ये सवाल छोड़ते हुए बात ख़त्म करूँगा, क्या हमारे सफारती माशी ताल्लुकात जो हैं मुल्कों के साथ, क्या वो हमारी सियासी लीडरशिप तय कर रही है? सियार आपका शमसी बहुत साहब, शुक्रिया। आपने बहुत अहम सवाल के ऊपर आज के प्रोग्राम को कंक्लूड किया है और ये पूरा पाकिस्तान जानता है, जो बाशऊर तबका है, वो सारे लोग जानते हैं कि हमारे सफारती ताल्लुकात और तिजारती ताल्लुकात और मुआशी ताल्लुकात और इक़्तिसादी ताल्लुकात जो भी आप रंग दे लें, तो ये बुनियादी तौर पर सारे जो हमारी फॉरेन पॉलिसी होती है, ये सारा उसका एक यानी मुख्तलिफ हिस्से होते हैं और वो यकीनन ना फॉरेन ऑफिस में तय होती है और ना पार्लियामेंट में तय होती है। फौजी शाह साहब, बहुत शुक्रिया। आज हमने आपने बहुत अच्छा कंट्रीब्यूट किया हमेशा की तरह। सियार शमसी साहब, आप का भी बहुत शुक्रिया। आपने बहुत अहम सवाल के ऊपर आज के प्रोग्राम को कंक्लूड किया। नाज़रीन, आप भी ज़रा सोचिए और देखिए कि जो इस वक्त मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल बन रही है और जो इस रीजन की सूरत हाल बन रही है, पाकिस्तान को उसके हवाले से कुछ बोल्ड फैसले लेना पड़ेंगे और अपनी फॉरेन पॉलिसी जो है वो या तो फॉरेन ऑफिस के अंदर
بنانی پڑے گی یا پارلیمنٹ کے اندر بنانی پڑے گی, یا ان دونوں کو مل کے, ان دونوں جو شعبے ہیں فارن آفس اور پارلیمنٹ, ان دونوں اداروں کو مل کے بنانی پڑے گی. تو تھوڑا آپ بھی اس کے اوپر بات کریں, اور ممکن ہے کہ ہماری اور سب کی آواز جب ایک یکجان ہو جائے اور ایک بڑی آواز بنے تو شاید عوام کی آواز ہی پاکستان کی ترجمان بنے. اجازت دیجیے کل تک کے لیے, اللہ حافظ.